जिसने पंजाब को दहलाया। देश का सबसे बड़ा दुश्मन होगा एक्सपोज्ड। जिसने पंजाब सुलगाया। 2022 का भिंडरावाला अमृतपाल होगा आज एक्सपोज्ड। देश का सबसे बड़ा दुश्मन भिंडरावाला 2.0 एक्सपोज्ड। दिल्ली की सड़कों पे जो कुछ हुआ वो क्या था? सिखों के खिलाफ जो जेनोसाइड हुआ वो क्या था? वो किसने किया था? उसमें कौन सा मुल्क शामिल था? तो सब मतलब आपको लगता है कि ये इंडियन गवर्नमेंट ही कराती है? एजेंसीज ही कराती हैं, और कौन कराएगा? क्यों कराएंगे एजेंसीज? क्योंकि वो सिखों को खत्म करके सिखों को नहीं बर्दाश्त करते। कनाडा से पंजाब तक एक एक खालिस्तानी साजिश होगी एक्सपोज्ड। पंजाब को सुलगाने वाला, पुलिस स्टेशन को बंधक बनाने वाला अमृतपाल देगा आज एक एक सवाल का जवाब। उसके हर जवाब का सच हम लाएंगे आपके सामने, उसके हर झूठ को बेपर्दा करेंगे हम। पंजाब के अजनाला में संविधान को तार तार कर दिया गया। अपने एक साथी को छुड़ाने के लिए पुलिस पर लाठियों डंडों से वार किया गया। खाकी को शर्मसार किया गया। पुलिस कुछ कर नहीं सकी क्योंकि खालिस्तानी धार्मिक ग्रंथ को ढाल बनाकर अपने साथी को छुड़ाने आए थे। लेकिन जिसने ये सब किया वो कह रहा है कि ये तो नॉर्मल प्रोटेस्ट है। उसके लिए हिंसा करके पुलिस वालों को घायल करना भी एक प्रोटेस्ट है। उसके लिए लाल किला हिंसा में कुछ गलत नहीं था। जिस जगह भारत के तिरंगे को शर्मसार किया गया उसमें उसे कुछ गलत नहीं लगता। कैसे लग सकता है? क्योंकि ये उसी गलत करने वाले संगठन का मुखिया जो है। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये शख्स आया कहां से, कैसे इतना ताकतवर हो गया। इसके लिए हमें 2 साल पीछे जाना होगा। तब जब किसान आंदोलन में खालिस्तानी साजिश की बातें हो रही थी, तब जब खालिस्तानियों ने लाल किले पर एक धार्मिक झंडा लगा दिया था। उस हिंसा में शामिल था पंजाबी सिंगर दीप सिद्धू, जिसकी कुछ समय बाद एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। दीप सिद्धू की मौत के बाद उसके अलगाववादी संगठन का लगभग पैकअप हो गया था, लेकिन फिर अचानक उस संगठन को जिंदा किया गया। दीप सिद्धू के संगठन वारिस पंजाब दे का एक नया प्रमुख बनाया गया। नाम था अमृतपाल सिंह। भारत में आने से पहले अमृतपाल कहां गया था और किस किस से मिला था, इसके कुछ पुख्ता सबूत खुफिया जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं, जिसमें यह स्पष्ट हो गया कि वो यूएई से आने से पहले जॉर्जिया और जर्मनी गया था। उसके बाद वो इटली में एक बैठक में शामिल हुआ। इसकी डिटेल भी एजेंसीज के पास है। सूत्रों के मुताबिक उसने भारत में आने से पहले और अपनी संस्था की कमान संभालने से पहले कई लोगों से अलग अलग देशों में बैठकें की, जिसमें कुछ वांटेड लोग भी शामिल थे। इसीलिए तो इंडिया आने के बाद अमृतपाल के हौसले इतने मजबूत हो गए कि वो पुलिस वालों को डरा धमका रहा है। जब हमने पूछा कि हिंसावादी प्रोटेस्ट क्यों, तो क्या कहा उसने, उसका जवाब सुनिए। पूरे देश में पंजाब में फिर से एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि अमृतपाल कौन है, और अमृतपाल इस समय अमृतसर में हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। अमृतपाल जी, एक बार आप पूरे देश में देखा जाए तो इस समय चर्चा में हैं। आप दुबई में थे, दुबई से अमृतसर तक का ये सफर कैसा था और किस तरीके से आप दुबई से अमृतसर आए? देखें, पहले तो मैं दुबई गया था 2012 में। हमारा फैमिली का वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, तो वो मैनेज करने के लिए मैं 2012 में गया था और 10 साल वहाँ पे मैं रहा। और 10 साल के बाद मैं 2000 फिर जब किसान मोर्चा प्रोटेस्ट हुआ तो हम वहाँ से एक्टिव थे। दीप सिद्धू के साथ हमारी जो दोस्ती हुई, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन जो थी हमारी वारिस पंजाब दे। दीप सिद्धू के जाने के बाद इन सब लोगों ने एक सहमति जताई और मेरा नाम सामने लेके आए। उसके बाद मेरा नाम आया और मैं मार्च में मेरा नाम इंट्रोड्यूस हुआ और अगस्त में मैं फिर वहाँ से जो अपना पंजाब आया। देखा जाए एक बात, जो ये वारिस पंजाब है, अगर हम वारिस पंजाब की बात करें तो इसमें जो दीप सिद्धू थे,
जिस तरीके की उनकी बातें सामने आई थी, चाहे हम दिल्ली में जो घटना घटित हुई थी उसके बाद बहुत से विवाद में भी इन सब चीज़ों को लेकर के सामने आया, तो क्या ऐसा लगता है कि जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, जिस तरीके की चीज़ें क्रिएट हो रही हैं, जिस तरीके के लोग बातचीत कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में ये पंजाब के लिए या देश के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है? नहीं, ऐसी नहीं है। एक मीडिया का एक अलग परसेप्शन होता है चीज़ों को लेके। आप यहाँ पे आए हैं, सब कुछ नॉर्मल है जी। और ये पंजाब की जब बात चलती है तो मीडिया को स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहिए। देखें, पंजाब ने पहले भी सफ़र किया है, उसमें बहुत बड़ा रोल मीडिया ने अदा किया है। सो हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि जो कुछ सिचुएशन पंजाब में हो रही है उसका सल्यूशन निकालने की तरफ बढ़ना पड़ेगा। नेगोशिएशंस होनी चाहिए, टेबल टॉक्स होनी चाहिए, बशर्ते कि मीडिया पे ये डिबेट चले, प्रोपोगंडा चले, कोई मुझे टेररिस्ट बुलाए, कोई कुछ बुलाए, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ है पंजाब में तो उसको एड्रेस करना पड़ेगा ना, उससे बातचीत से मसले हल होंगे। तो मेरे ख्याल से आज सिचुएशन है कि हम डायलॉग के युग में जी रहे हैं, डायलॉग से बहुत बड़े मसले हल हुए हैं, हो रहे हैं, तो हमें डायलॉग की तरफ बढ़ना चाहिए। और ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है पंजाब में, ऐसा कुछ भी माहौल नहीं है जो लगे कि ये डेंजरस माहौल की तरफ जाएगा। लेकिन अगर हम पिछली घटनाओं की बात करें, अगर हम जिस तरीके से जो पुलिस थाने की बात करें, तो पुलिस थाने के बाद एक पूरे देश में इस तरीके का माहौल क्रिएट हुआ या इस तरीके से मैसेज गए, लोगों को ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि पंजाब फिर से एक जो 1980 के दशक का पंजाब था उस तरीके से बनने की राह में है। इस तरीके की बातें भी आने लगी हैं सामने। नहीं, वो लोग जो देखें प्रोपोगंडा करने वाले वो करेंगे, वो तो छोटी सी बात होती है। तब भी बोले थे लाल किले पे जब निशान साहब चला तो तब इन्होंने बोला देश खतरे में आ गया ये वो। तो मेरे ख्याल से उनको छोड़कर अगर कोई इंटेलेक्चुअल बंदे इस बात पर डिस्कशन करना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, पुलिस स्टेशन का मसला तो टोटली डिफरेंट मसला है, उसका खालिस्तान से या किसी और चीज़ से कोई वाबस्ता नहीं है। वो तो एक हमारे बंदे को फाल्सली इम्प्रिजन करने की बात है, उस पर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, उसका तो एक टोटली डिफरेंट मसले के साथ इसको रिलेट करना अच्छी बात नहीं है। तो उसमें जो पुलिस ने ये एडमिट किया कि वो फॉल्स चार्जेस थे, बंदे को कोर्ट के ऑर्डर्स पे रिलीज़ किया गया, उस पर बात होनी चाहिए। वो 8 सेकंड का लूप में चला के वायलेंस का वीडियो ये प्रेजेंट नहीं करना चाहिए कि यहाँ पे। ये तरीका सही था क्या? देखें, तरीका तो प्रोटेस्ट जो होता है, प्रोटेस्ट होता है। पुलिस वाले बोले कि कैप्चर हो गया तो सुनने में बात आती है। हमारी वहाँ पे नेगोशिएशन जो थाने में संगत बैठी हुई है, महाराज का स्वरूप वहाँ पे है, पालकी साहब वहाँ पे विराजमान है, तो कैप्चर करने वाली कौन सी बात है? तो पुलिस के अधिकारी ने तो ये बात बोली है, ये बात तो कही है कि जो पवित्र गुरु ग्रंथ साहब हैं उनके आड़ में जो है नहीं, ये आड़ लेने वाली बात भी झूठी है। जब बैरिकेड्स उठाए गए तब गुरु ग्रंथ साहब की पालकी बहुत पीछे थी, तो ये बोलना कि पवित्र गुरु ग्रंथ साहब की आड़ ली गई ये झूठी बात है। तो पुलिस थाने से जो अधिकारी हैं उन्होंने ये बात बोली है कि वो कुछ भी बोलते रहे, पुलिस अधिकारी जो हैं वो तो कुछ बोलेंगे ही। उन्होंने ये आपको क्यों बताया कि एक बंदे को जिन्होंने इम्प्रिजन किया था वो फॉल्सली इम्प्रिजन था और उसको छोड़ना पड़ा, पुलिस ने एडमिट किया कि वो इनोसेंट है, तो ये बात तो छुपाने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना। मैं तो बोल रहा हूँ कि पुलिस की प्रैक्टिस जो है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में नहीं होनी चाहिए। पुलिस को लॉज जो हैं उसको, उसकी जो मिसयूज़ है, पावर का मिसयूज़ है, वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में आगे नहीं करना चाहिए। उसके डेंजरस प्रमाण निकलते रहे हैं हमेशा। तो आपको क्या लगता है इसमें पॉलिटिकल साजिश किसने की? या इस तरीके की पॉलिटिकल साजिश जो है अपने, अगर हम पंजाब की बात करें तो कौन कर रहे हैं? देखें, पंजाब की जो करंट गवर्नमेंट है, ड्रग के खिलाफ हमारा एक संघर्ष चल रहा है, उसके खिलाफ हमें रोज़ धमकियाँ मिलती हैं क्योंकि ड्रग $1 बिलियन इंडस्ट्री है, लोगों का रोज़गार क्या, लोगों के बड़े बड़े एम्पायर खड़े हैं इस ड्रग इंडस्ट्री पे। तो उसके खिलाफ जब हमने जंग छेड़ी है तो बहुत से लोग हमारे दुश्मन, बहुत से लोग पॉलिटिकल बंदे भी हैं जो ड्रग में जिन पे केस चल रहे हैं, तो उनको अपनी पॉलिटिकल ग्राउंड शिफ्ट होती नज़र आती है। पैसे का तो लॉस है ही, उनकी बदनामी भी है इस बात में, तो वो बंदे हमारे खिलाफ कुछ भी करने को लिए तैयार हैं। उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डालना कितनी की बड़ी बात है। गवर्नमेंट का फेलियर है ड्रग को कंट्रोल ना कर पाना, और वो अपने फेलियर को छुपाने के लिए जब हम कुछ कर रहे हैं, हमें रोकने के लिए ऐसी साजिशें कर रही हैं। इसको कंट्रोल करने का तो तरीका और भी है ना, सरकार से आप बैठ करके बातचीत कर सकते हैं, आप जागरूकता का अभियान चला सकते हैं, लोगों को। नहीं, वो हम वही कर रहे हैं। हम देखें पुलिस स्टेशन में क्यों जाना पड़ा। मैं बोलता हूँ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से स्टेट को बहुत, हमारा 1.5-2 लाख लड़के जो थे फेक एनकाउंटर्स में मारे गए, वो क्या था? दिल्ली की सड़कों पे जो कुछ हुआ वो क्या था? सिखों के खिलाफ जो जेनोसाइड हुआ वो क्या था? वो किसने किया था? उसमें इसके आगे हम आपको सुना नहीं सकते, इसके आगे सुनाना देश हित में नहीं है। तो सब मतलब आपको लगता है कि ये इंडियन गवर्नमेंट ही कराती है? एजेंसी ही कराती है, और कौन कराएगा? क्यों कराएंगे एजेंसी से? क्योंकि वो सिखों को खत्म करके सिखों। इसके आगे हम आपको सुना नहीं सकते, इसके आगे सुनाना देश हित में नहीं है। और इसके आगे हम आपको नहीं सुना सकते, इसलिए हमने म्यूट किया था, क्योंकि इसके आगे सुनाना देश हित में नहीं था।
अमृतपाल ने पुलिस स्टेशन से अपने किडनैपर साथी को छुड़ाने को जायज माना। ये अपने आप को ही कानून मानता है। अमृतपाल की देश विरोधी सोच सिर्फ इतनी ही नहीं है। अमृतपाल सिंह को देश से आजादी चाहिए, दिल्ली से आजादी चाहिए, और इसके लिए कश्मीर में धारा 370 हटाना गलत है, क्योंकि इसका एजेंडा कश्मीर के अलगाववादियों से मिलता है। ये भी पंजाब पर राज करने के ख्वाब देखता है और गुरुओं को बदनाम करता है। जिन गुरुओं ने देश को जोड़ने के लिए बलिदान दिए, उसी देश को ये तोड़ना चाहता है। खालिस्तान की मांग नहीं, खालिस्तान की मांग देखें, सिखों की एस्पिरेशन है राज करेगा खालसा। गुरु गोबिंद सिंह जी ने राज का संकल्प सिखों को दिया हुआ है। बाबा बंदा सिंह बहादुर को उन्होंने भेजा राज करने के लिए नंदेड़ से। उन्होंने राज को स्थापित किया। उनकी शहीदी के बाद सिख मिसलों ने राज किया। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह का राज आता है। उसके बाद ब्रिटिशर्स आते हैं, वो जो धोखे से राज को ख़त्म करते हैं सिखों के, वो प्रॉमिस करते हैं कि वो सिखों का राज वापस देंगे। सिख राज की बात जो है, सिखों का जो धर्म है, मज़हब है सिखी, उसमें राज का जो संकल्प है बहुत हाईली मतलब अप्रिशिएटेड है। तो वो बात अगर बोलेंगे, देखें हमें सोल्यूशन वो नज़र आता है। अब प्रॉब्लम होती है तो उसका एक सोल्यूशन नज़र आता होता है ना। तो कौम, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई पंजाब के लोग हों, एक अल्टीमेट सोल्यूशन पे पहुंचते हैं कि इसका ये सोल्यूशन होना चाहिए। जब अंग्रेज़ों के खिलाफ गुलामी थी, सर्वाइवल तो तब भी था, लोग पॉलिटिशियन भी बनते थे, पुलिस में भी जाते थे, सब नौकरियां थी, तब था सारा कुछ। लेकिन लोग एक अल्टीमेट सोल्यूशन पे पहुंचे भी, अंग्रेज़ों को बाहर निकालने के बिना यहाँ पे कोई हल नहीं हो सकता। तो ऐसे ही आज का अल्टीमेट सोल्यूशन ये होता है कि हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए, अदरवाइज हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। राज का आइडिया ही क्रिमिनलाइज कर देना डेमोक्रेसी में। अमृतपाल जी, आप बात करते हैं ना कि पूर्ण आजादी की बात, इस तरीके के नारे जो हैं कुछ दिनों पहले जो है दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी में भी लगे थे। जेएनयू की बात कर रहे हैं हम। इस तरीके की कई जगहों पे और जगह इस तरीके की चीजें सामने आती हैं, चर्चा होती है कि हमें आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए। किस आजादी की बात कर रहे हैं? नहीं, देखें वो अलग बात है, वो क्यों लगा रहे हैं उनसे पूछा जा सकता है। पंजाब में आपकी पंजाब में हम दिल्ली से आजादी चाहते हैं, दिल्ली के इन्फ्लुएंस से आजादी चाहते हैं। पंजाब नहीं, देखें पंजाब में 1947 के बाद जो कुछ हुआ है, लिंग्विस्टिक बेसिस पे बाकी स्टेट बनी, पंजाब वाज डिनाइड टू हैव अ लिंग्विस्टिक राइट्स। हमें सूबे की लड़ाई लड़नी पड़ी, फिर चंडीगढ़ पे डिस्प्यूट कर दिया। पंजाब तो पहले पार्टीशन में डिवाइड किया था, वहां से उजड़ के लोग आए, यहाँ पे चंडीगढ़ डिस्प्यूट में डाल दिया। पंजाबी बोल के इलाके बाहर हरियाणा और हिमाचल को भी दे दिए गए हैं। उसके बाद जो पंजाब का रिपेरियन वाटर लॉज होते हैं, उनको सब इधर करके साइड पे करके पंजाब का पानी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन का भी प्रोजेक्ट लेके आए ये लोग, और जो ग्राउंड वाटर था वो इतना निकाल चुके हैं अभी जो नीचे जमीन है इट्स अनस्टेबल, वो कभी भी शहरों के शहर जो है नीचे धंस सकते हैं। आप कह रहे हैं दिल्ली सरकार से मुक्ति चाहिए, दिल्ली से हमें मुक्ति चाहिए। दिल्ली देखें, दिल्ली एक फिनोमेना होता है। जैसे मुगलों के टाइम पे भी दिल्ली के खिलाफ युद्ध था, आज भी दिल्ली के खिलाफ युद्ध है। वो क्यों होता है? क्योंकि दिल्ली की जो पॉलिसीज है हम पे इम्पोज की जाती है, और बहुत सी स्टेट दिल्ली के खिलाफ लड़ रही है। हम लोग अकेले तो नहीं लड़ रहे, कश्मीर के लोग भी लड़ रहे हैं, तमिल भी लड़ रहे हैं, मराठे भी कह रहे हैं अभी हमें दिल्ली से आजादी चाहिए। कश्मीर का जो एटमॉस्फियर है, अगर कश्मीर का जो जिस तरीके से देखा जा रहा है, आज नहीं सालों साल से देखा जा रहा है, कई दशकों से जो चीज देखी जा रही है, 370 वहां पे खत्म हुई, तो अब जाकर के कुछ मामला शांत देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है कि वहां की स्थिति और यहाँ की स्थिति दोनों अलग नहीं है? नहीं, थोड़ी अलग है, लेकिन सिचुएशन में सिमिलैरिटीज भी होती हैं। जहाँ पे भी कोई ऐसी स्ट्रगल चलती है, वहाँ सिमिलैरिटीज तो होती हैं। और कश्मीर में 370 जो है, कश्मीरी लोग तो नहीं चाहते ना उसको खत्म करना, वो तो इम्पोज की गई है, और आज भी मिलिट्री वहां पे लगी हुई है। तो कश्मीरी पंडित भी तो कश्मीर के ही है ना? नहीं, तो वो तो देखिए, हम तो राइट्स की बात करते हैं, जिनको भी राइट्स जिनके छीने गए हैं तो वो मिलने चाहिए उनको। लेकिन उसका तरीका ये थोड़ी कि कश्मीरी जो लोग हैं उनको टोटली दबा दिया जाए। अगर 84 से पहले ये चीजें नाइसली सॉल्व की होती और सिखों पे जुल्म ना किया जाता, यहाँ पे जो अनंतपुर का रेजोल्यूशन था फेडरल सिस्टम की बात ही करता था ना। तो देखा आपने, भारत में रहकर भारत को तोड़ने की बात करने वाला इंडियन आइडेंटिटी की बातें करता है। भारत में आखिर उसकी सपोर्ट करने वाले वो कौन से लोग हैं? अमृतपाल के पास फंड आखिर कहां से आ रहा है, जिसके दम पर वो देश को तोड़ने की बातें कर रहा है? देखिए। जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग के बाद अमृतपाल भी देश से पंजाब को अलग करना चाहता है। इसे भी भारतीय आइडेंटिटी से नफरत है। जिस देश के पासपोर्ट पर यह विदेश में व्यापार करता है, उसी देश की आइडेंटिटी पर सवाल करता है। इसे हिंदुओं से अलग दिखने के लिए देश का बंटवारा चाहिए। जिस देश में बौद्ध, जैन, मुस्लिम, पारसी कभी धार्मिक नाम पर बंटवारा नहीं चाहते,
उस देश में इसे धर्म के नाम पर बंटवारा चाहिए तो सोचिए इसकी मंशा क्या है। खुफिया जांच एजेंसियां एवं पंजाब पुलिस अमृतपाल सिंह की गतिविधियों को प्रचारित करने वाले अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी जांच कर रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच में सामने आया है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स में से ज्यादातर पाकिस्तान और अन्य देशों से संचालित हो रहे हैं। इनमें से कुछ फेक भी हैं। ये पाकिस्तान के अलावा कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इटली और जर्मनी से चल रहे हैं। इसीलिए तो ये इतनी बड़ी आइडेंटिटी की बातें कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। इस तरीके से अलग देश की बात कर लेना, भारत के संविधान को ना मानना, क्योंकि आपने शायद अपने आप को भारतीय आप नहीं समझते हैं, आप अपने आप को नहीं, वो आइडेंटिटीज की बात देखें, टोटली आप अगर रॉन्ग परसेप्शन में लेंगे तो अलग बात है। मैं बोलता हूं कि इंडियन आइडेंटिटी जो है वो एक आइडेंटिटी थी जो अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस की थी कॉलोनी के रूप में। इंडियन बीइंग अ शब्द इंडियन, ठीक है। क्या हम लोग डिस्कशन नहीं कर सकते भी कॉन्स्टिट्यूशन की करंट पोजीशन? बिल्कुल कर सकते हैं। कानून में संशोधन लगातार जो है केंद्र सरकार लगा, वही ना हम लोग कब से मांग रहे हैं अभी सिखों को संशोधन करके ये डिक्लेयर किया जाए कि सिख हिंदुओं का अंग नहीं है, सिख अलग रिलीजन है, टोटली इंडिपेंडेंट रिलीजन है। इसमें किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है, इस्लाम का ना हिंदू का। गुरबानी कहती है ना हम हिंदू ना मुसलमान, गुरु साहब आप खुद बोलते हैं। तो फिर इसमें जो धारा 125B है उसके तहत संशोधन करके क्यों नहीं किया जाता? बाकी चीजें शोध कर दी जाती हैं जब उनको जरूरत पड़ती है। वही प्रॉब्लम है, बीइंग अ मिनॉरिटी हमारा पार्लियामेंट में इन्फ्लुएंस नहीं पड़ सकता, क्योंकि हमारे पंजाब के टोटल 13 MP है, 550 MP, वहाँ पे कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका क्या सोल्यूशन है कि खालिस्तान बन जाए? इसका हम आप सोल्यूशन बेटर मुझे बताएं क्या सोल्यूशन? नहीं, आप बताइए ना, इसका क्या मूवमेंट? नहीं, इसका मूवमेंट ये है कि आइडिया ऑफ खालिस्तान तो देखो डेमोक्रेटिक वैल्यू से भी जाता है। अभी सिमरनजीत सिंह मान MP हैं लोकसभा के, संगरूर से, वो खालिस्तान की बात करते हैं, MP बने हैं। तो अगर लोगों ने मैंडेट दिया तो उसमें गलत क्या है? पंजाब के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सिर्फ 1000 आदमी के साथ जो है अगर आप हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि ये पूरे पंजाब की मानना है या पूरा पंजाब आपके साथ है, और इसके लिए जो है फंडिंग है वो विदेशों और पाकिस्तानों से हो रही है। उसका भी कोई प्रूफ तो देना पड़ेगा ना किसी को। पाकिस्तान किसको फंडिंग करेगा? पाकिस्तान की खुद की हालत क्या है इकोनॉमिकली? आप पॉलिटिकल सिस्टम, ये पंजाब के लोग बोलते हैं सारा कोई नॉर्मल है, 1000 बंदे हैं, 1500 बंदे हैं, 2000 बंदे हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन आपके ऊपर तो आरोप लगा, आपके जो आरोप लगाने वाले हैं, चाहे हम वित्त मंत्री की बात करें तो उन्होंने भी आरोप लगाया, चीमा जी ने, उन्होंने भी कहा कि लोगों को भड़काने का प्रयास करते हैं, भड़का रहे हैं, और इनके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि भड़का करके देश तोड़ने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। देश को तोड़ना ना तोड़ना तो एक अलग बात है। लोगों को कैसे कोई भड़का सकता है? लोगों में भड़काहट तब पैदा होगी जब देर कोई चीज होगी। बिना आग के धुआं हो सकता है? ये बिना बेवजह इल्जाम लगा देने। जो लीगल वेपन्स हैं, हम ड्रग कार्टेल के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो कौन प्रोटेक्ट करेगा हमें? तो इसकी सुरक्षा तो आप राज्य सरकार से मांग सकते हैं। नहीं, हम राज्य सरकार से क्यों सुरक्षा लें? जब हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं तो हम ऐसे तो हिपोक्रेट नहीं हो सकते ना, भी उसी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेंगे उससे प्रोटेक्शन ले लेंगे, ऐसा नहीं होता। देश के गृह मंत्री को खालिस्तान पर धमकी देता है, खालिस्तान को जायज कहता है, देश को वापस उसी आग में धकेलना चाहता है जिस आग से देश की यशस्वी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी शहीद हो गई, पंजाब का होनहार मुख्यमंत्री शहीद हो गया, कितने ही लोगों की दंगों में जान चली गई। खालिस्तानी अमृतपाल देश को फिर से उसी दौर में ले जाना चाहता है जहां भिंडरावाले ले गया था। अमृतपाल पंजाब को फिर से लहूलुहान करना चाहता है। फिरोजपुर सेंट्रल जेल से रिहा होने के बाद भिंडरावाले ने इंदिरा गांधी सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी। भिंडरावाले ने धमकी दी थी कि अगर चरमपंथी गतिविधियों के आरोप में सरकार द्वारा गिरफ्तार किए गए दल खालसा के सभी सदस्यों को एक पखवाड़े में रिहा नहीं किया गया तो केंद्र को सबक सिखाएगा। वही काम आज अमृतपाल भी कर रहा है। ये देश के गृह मंत्री को खालिस्तान पर ना बोलने की बातें करता है। जिस देश में वो खुलेआम संविधान का अपमान करता है, जिस देश में वो पुलिस वालों पर हमला करने के बाद भी आजादी से घूम रहा है, उसी देश को लेकर कहता है कि हम गुलाम हैं। बड़ी बड़ी बातें करने वाला अमृतपाल लोगों को भड़काने के लिए ऐसे जुमलों का प्रयोग करता है कि हम स्लेव हैं। जिस देश के लगभग हर बड़े पद पर कोई सिख रहा हो, उस देश में स्लेव की बातें करना इसकी मानसिकता को दर्शाता है।
काफी चर्चा में है आजकल आप देश में। अभी कहते हैं देश के गृह मंत्री के लिए भी आपने बोला कि अगर जिस तरीके का माहौल क्रिएट हो रहा है, अगर इस तरीके का माहौल क्रिएट होगा तो आने वाले दिनों में जो है इंदिरा गांधी जैसा हाल होगा। नहीं, ये फिर मिसकोटेशन जो होता है ना, मीडिया क्या करता है। गृह मंत्री ने कहा कि हम खालिस्तान की मूवमेंट को कुचल देंगे, परपने नहीं देंगे। तो ये उनको कहना है, क्योंकि हमारे देश के गृह मंत्री अगर हमारे देश में टुकड़े हो रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप पीसफुली खालिस्तान को एडवोकेट कर सकते हैं। एक पार्टी इलेक्शन लड़ती है खालिस्तान पे, देयर आर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन वो खालिस्तान के लिए बात करते हैं पीसफुल तरीके से, लंबे समय से करते आ रहे हैं। गृह मंत्री को ये नहीं कहना चाहिए। गृह मंत्री या तो स्पेसिफिकली करें हम वायलेंट मूवमेंट कभी भी नहीं होने देंगे खालिस्तान के लिए, वो तो अंडरस्टैंड होता है। लेकिन वैसे खालिस्तान के आइडिया को, इंस्पिरेशन को कुचलने की बात करनी गृह मंत्री के लिए ये अच्छी बात नहीं है। और मैंने ये बात कही थी कि अगर कुचलने की बात है तो इंदिरा गांधी डिड दैट, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। जस्ट इंदिरा गांधी का मर्डर तो नहीं था उसमें कॉन्सिक्वेंसेस, उसमें और भी कॉन्सिक्वेंसेस थे बहुत। 10 साल की लॉन्ग पीरियड की मिलिटेंसी थी, सिख जेनोसाइड था दिल्ली का, उसके बाद बहुत कुछ हुआ, पहले बहुत कुछ हुआ उससे। सो अगर गृह मंत्री है तो गृह मंत्री जस्ट किसी एक कम्युनिटी का गृह मंत्री नहीं होता, वो देश का गृह मंत्री है। उन्होंने कभी ये कहा कि हम हिंदू राष्ट्र की मूवमेंट को कुचल देंगे, परमानेंट नहीं देंगे? कभी ऐसी बात सुनी आपने उनके मुंह से? मैं वही बोल रहा हूँ कि जो इम्बैलेंस है पावर का, जो हमें गुलामी का एहसास होता है कि हम जो बात करते हैं वो अलाउड नहीं है, दूसरों की अलाउड है, तो ये मैं बात करता हूँ। मैंने तो ये बात कही नहीं कि उसका हशर ये हो जाएगा, किसी का हशर ऐसा हो जाएगा। एक देश दुनिया पूरी घूम करके आकर के अमृतसर में अमृतपाल बन जाना, आपने पूरी दुनिया देखी है। दुबई में आप रहे हैं, 10 साल वहां पे आपने जॉब की है। आपको लगता है कि आप आज गुलाम हैं? देखें, गुलामी ऐसी तो नहीं है। मॉडर्न इरा में स्लेवरी जो है उसकी डेफिनेशन क्या है कि आपको चेन करेगा कोई पैर से? ऐसा नहीं है। आपका अगर आइडेंटिटी का क्राइसिस है तो आप गुलाम ही है ना। अभी ब्लैक्स जो है अमेरिका में गुलाम है नहीं है ना अभी मौजूदा रूप में, तो उनको वो तो BLM चला रहे हैं, तो आप कहेंगे BLM की मूवमेंट अननेसेसरी है? तो सुना आपने अमृतपाल को। देखिए, जिस देश में सिख देश के सर्वोच्च पदों पर बैठते हैं, जिस देश में एक सिख PM बन सकता है, एक सिख राष्ट्रपति बनता है, उस देश में सिखों को सेकंड क्लास बताकर ये सारे सिख समुदाय का अपमान नहीं करता। जिस देश के लिए हमारे गुरुओं ने बलिदान दिए, उस देश में ये नफरत की दीवार खड़ी करना चाहता है। जिस देश का PM एक सिख रहा हो, जिस देश का राष्ट्रपति एक सिख रहा हो, जिस देश का जनरल एक सिख रहा हो, उस देश में सिखों को सेकंड क्लास कहना देश के सिख समाज का अपमान है। खालिस्तानी अमृतपाल देश में आग लगाने के लिए ऐसी ऐसी बातें करता है जिनका कोई सिर पैर नहीं है। राजीव गांधी के हत्यारे इसके लिए महापुरुष हैं और देश के PM CM रहे लोग सेकंड क्लास सिटीजन। जिस देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष हो, जिस देश का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रात दिन की मेहनत से बना हो, उस देश के संविधान को मानने से इनकार करता है अमृतपाल सिंह और बिना सिर पैर की बात करता है कि संविधान में सिखों ने हस्ताक्षर नहीं किए। इस अनपढ़ को यह भी नहीं पता कि भारत का संविधान हिंदू मुस्लिम सिख की तर्ज पर नहीं बना है। जो सिखों ने हस्ताक्षर करने थे, ये सबके लिए बना है, हिंदुस्तान के लिए बना है, ये भारत के आम जन के अधिकारों के लिए बना है। आपको क्या लगता है क्या क्या दिक्कतें हैं? अगर दिक्कतें, सभी दिक्कतें हैं। सिखों को अभी इस देश में सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है। हम लोग, आप देखें, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कहे ना कहे, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन है हर चीज़ों की वो होती है। दूसरे बंदे राजीव गांधी के मर्डर से छोड़ दिए गए, सिख बंदी सिंह की सज़ा पूरी कर ली, 32-33 साल हो गए जेल में, जो बनता ही नहीं है किसी लॉ के अधीन, वो अभी भी जेल में है। उनके लिए हमें प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं। बेअदबी होती है, बेअदबी करने वालों को छोड़ दिया जाता है। आपको क्या लगता है गुरुवाद और अलगाववाद के लिए क्या हमारे देश में जगह है? क्या देश इस दंश को झेल पाएगा? नहीं, हम लोग नहीं चाहते ऐसा कुछ हो और ना ऐसा होना चाहिए। ये किसी भी, ये देश की बात नहीं होती, ये वैसे ही ह्यूमैनिटी के लिए। लेकिन क्या इस देश को, किसी कम्युनिटी को इतना सप्रेस करना चाहिए कि वो इस रास्ते पे तुरे? नहीं करना चाहिए। किसी भी सरकार को, किसी भी देश को, किसी भी स्टेट को किसी कम्युनिटी की आइडेंटिटी के साथ इतना खिलवाड़ नहीं करना चाहिए कि उनको पास ऑप्शन ही ये रह जाए। तो सवाल तो ये होना चाहिए, क्या ऑप्शन रह गया आप लोगों के पास? आपको क्यों लगता है कि आपको जो है पंजाबियों को बहुत जो है पीड़ित किया गया या पंजाबियों को? नहीं, ये फिर अगर आप बार बार यही सवाल करेंगे तो मैंने तो बहुत इशू गिना दिया आपको। अब रिपेरियन लॉ पूरे हिंदुस्तान में फॉलो होता है। रिपेरियन लॉ की तरफ से चाइना से हम लोग पानी लेते हैं, पाकिस्तान को देते हैं, तो पंजाब में रिपेरियन लॉ क्यों तोड़ा जाता है?
क्यों पंजाब को जो पंजाबी बोल के लिंग्विस्टिक बेसिस पे पंजाब नहीं बनाया गया था 1947 के बाद, जब बाकी स्टेट्स बनी हैं, फिर पंजाब को क्यों डिनाई किया गया? आनंदपुर का रेजोल्यूशन फेडरलिज्म की बात करता है, क्यों फेडरल स्ट्रक्चर नहीं लागू किया जाता था? क्यों मतलब जो है पावर को रोज़ सेंट्रलाइज किया जाता है? क्यों सिखों की जो इलेक्शंस हैं श्रोमणी कमेटी की, उसको होल्ड करने का राइट दूसरी कम्युनिटीज़ के पास क्यों हो? सुप्रीम कोर्ट उसमें क्यों इन्वॉल्व हो? कोई भी उसमें क्यों इन्वॉल्व हो? सिखों की इलेक्शंस हैं, सिखों का बोर्ड बनाना है, सिखों ने गुरुद्वारे कैसे मैनेज करने हैं, सिखों का मसला है। लेकिन उसमें अगर डिसीजन लेंगे तो सब एमपी मिलके लेंगे कि इसको कराना है कि नहीं कराना है। तो हर जगह हो रहा है, जितने भी मंदिर है, अगर आप देखो, अगर हम बाबा महाकाल की बात करें या कितने भी हिंदू धर्म के मंदिर, वो भी अब तो सरकार उसमें भी नहीं, वो नहीं होना चाहिए ना। अगर उनको एक्सेप्ट, देखो मेजोरिटी की गवर्नमेंट है, वो प्रो मेजोरिटी काम करेगी, वो अपना सारा कुछ उनको देने के लिए रेडी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट उनको फेवर करती है। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम दे दें, हमारा बीइंग अ मिनोरिटी हमें अपनी चीजें सिक्योर करनी पड़ती हैं। तो मतलब आप पूरी तरीके से संविधान को नहीं मानते हैं, भारतीय ये संविधान? पूरे तरीके से संविधान हमको मानता है, ये सवाल ये कर गया। संविधान ने सिखों की संविधान मानता? अगर आप सिखों पंजाब की में हैं आइडेंटिटी और को अभी- नहीं, सिखों की आइडेंटिटी को संविधान कहता है जो हिंदू की एक शाखा है, हिंदू एक पेड़ है और सिख ही उसकी शाखा है। तो ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। सिखों ने संविधान पे साइन ही नहीं किया था। आपको ये मालूम है, सिख रिप्रेजेंटेटिव्स ने संविधान पे साइन करने से मना कर दिया था। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो क्या हम पे इम्पोज नहीं, देश एक होना अलग बात है, देश को इम्पोज करके आप एक बना देंगे, वो अलग बात है। आप सोचो, आप युवा हो और इस समय अगर जो चर्चाएं चलती हैं, ठीक है, लोग कहते हैं कि जैसे अखंड भारत था, अखंड भारत जैसे जो बंटवारा हुआ था, चाहे पाकिस्तान या बांग्लादेश की बात करते हैं, तो लोग अखंड भारत का सपना देखते हैं कि एक बार फिर से जो भारत जो है नहीं, वो अखंड भारत, और आप जो है और काटने की बात करते नहीं, हैं। बात काटने की नहीं होती। बात यह है कि अखंड भारत का सपना देखना, सब कौमों की आइडेंटिटी को डिसॉल्व करके एक आइडेंटिटी में बदल देना, उतना ही बड़ा क्राइम है। उससे बड़ा क्राइम है कि हम लोग अलग होने की बात करना। हमारी बेहद खास पेशकश लगातार जारी है। देखिए, जिस पंजाब में आज से 40 साल पहले विष घोला गया, जिस पंजाब को लहूलुहान किया गया, आज फिर अमृतपाल उसे उसी दौर में ले जाना चाहता है। उसी भिंडरावाले के नक्शे कदम पर चलकर, उसे गुरु मानकर ये देश जलाने के लिए युवाओं में जहर भर रहा है। देखिए कैसे। तेईस फरवरी को अमृतपाल सिंह ने पंजाब सुलगाया था। कुछ इसी तरह आज से 39 साल पहले भी सुलगा था पंजाब। 39 साल पहले सुलगाने वाले से हूबहू मेल खाता शख्स है अमृतपाल। वैसा ही चेहरा, वैसी ही पगड़ी, वैसी ही बातें, वैसा ही धार्मिक उन्माद। लेकिन इस बार सब कुछ प्लांटेड है। ना वो शुरू से धार्मिक रहा, ना उसने कभी सिक्खी का पालन किया। सिख धर्म में 5 ककार के पालन करने वाले को ही सच्चा सिख कहा जाता है, जिसमें केश, कंघी, कड़ा, कृपाण और कच्छा आते हैं। जहां सिख धर्म में कभी बाल नहीं काट सकते, अमृतपाल ने बाल कटवाए थे। जो सच्चा सिख तक नहीं बन सका, वो अचानक धर्मगुरु बन गया या बनाया गया। वो अचानक इतनी भीड़ कहां से जुटाने लगा या जुटाई गई। अमृतपाल तो मोहरा है, असली खेल तो कोई और खेल रहा है। भारत को बदनाम करने की आईएसआई की साजिश का मोहरा है अमृतपाल सिंह। सुरक्षा एजेंसियों के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि अमृतपाल की गतिविधियों की फोटो और वीडियो आदि सामग्री प्रचारित करने वाले ज्यादातर सोशल मीडिया अकाउंट पंजाबी नाम से बने हैं। इस सामग्री को पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों में प्रसारित किया जा रहा है। ऐसा कंटेंट विशेष रूप से युवाओं को भेजा जा रहा है। इनमें 15 से 35 साल तक के आयु वर्ग वाले युवा ज्यादा हैं। अमृतपाल के खिलाफ अगर कोई सामग्री सोशल मीडिया पर डाली जाती है, उसे धमकाने और उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रचार करने के लिए मैसेज डाले जाते हैं। ये अकाउंट भी विदेश से संचालित हो रहे हैं। इनमें ज्यादातर अकाउंट फेक हैं। भिंडरावाले को मानने वाला अमृतपाल सिंह जब पाकिस्तान वाले पंजाब की बात की जाए तो वो इंडियन बन गया। जो अमृतपाल कुछ समय पहले तक भारतीय संविधान
और अपने आप को नागरिक कहने से मना कर रहा था। लेकिन सच कितना भी छिपाओ, आखिर सामने आ ही जाता है। इसने भी कबूल कर ही लिया, चाहे भारत का नाम लेकर ही सही, कि उसे विदेशी मदद मिल रही है जो भारत विरोधी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चर्चा है कि फिर से एक बार पंजाब जो है 1980 के दशक का होने जा रहा है, क्योंकि लोगों को डर है। और ये भी लोग कह रहे हैं कि अमृतपाल जी जो है एक राह पर है, जो भिंडरावाला की राह पर है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये भिंडरावाला बनना चाहते हैं। नहीं, ऐसी बातें कहने को तो बहुत कुछ लोग बोल सकते हैं। लोगों के मीडिया जो पोर्ट्रे करेगा वही होगा ना। तब भी मीडिया ने एक नेगेटिव इमेज बनाई थी संत भिंडरावाले की, अगर वो ना बनाते तो बहुत कुछ नहीं होता। तो आज देश को अगर उस राह पे जाने की बात है, क्या आज वो गोल्डन टेम्पल पे अटैक प्लान कर रहे हैं? आर दे प्लानिंग टू अटैक गोल्डन टेम्पल? और बाकी गुरुद्वारों पे अगर कर रहे हैं तो फिर तो आप सोचें कि ये उस जाने पे राह पे है। अगर नहीं है तो पीसफुल सब काम चलने दें। तो नशे के खिलाफ जो मूवमेंट है उसको क्यों रोका जा रहा है? कुछ लोगों का ये भी कहना है अमृतपाल जी कि जिस समय बंटवारा हुआ था तो उसमें पंजाब का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो तो पाकिस्तान में चला गया। तो क्यों नहीं जो अमृतपाल जी हैं वो पाकिस्तान में एक मूवमेंट चलाते हैं कि नहीं, मैं अभी इस मुल्क में रहता हूँ तो लाजिम सी बात है मैं यहाँ तो इस मुल्क को तो आप अपना समझते नहीं है। नहीं, वो तो बॉर्डर तो है ना। अभी मैं समझू ना समझू, बॉर्डर तो बने हुए हैं ना। तो मैं तो उधर भी कहता हूँ, उनके लोग भी गुलाम है, पंजाब के लोग। पंजाबियों के लिए मूवमेंट चलनी चाहिए सब जगह पे। पंजाब की आज़ादी की बात होनी चाहिए, पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। बहुत सी चीजें वायरल हो रही हैं। जैसे एक बुजुर्ग का एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके का मनसा है अमृतपाल जी की, जिस तरीके का ये मूवमेंट या जिस तरीके से खालिस्तान की बात की जा रही है, ये कभी नहीं हो सकता। अगर ये ऐसा होगा तो मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। नहीं, वो तो 10 वीडियो मैं बनवा देता हूँ, जो बोलेंगे ऐसा होगा ही होगा, नहीं तो हमारी लाश होगी। ये बातें इररिलेवेंट है। मीडिया को ऐसी बातों, कोई बंदा क्या वीडियो बना रहा है इस बात पर डिस्कशन होनी चाहिए। मैं इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस की बात कर रहा हूँ। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कोई बुजुर्ग क्या कर रहा है, कोई बंदा क्या कर रहा है। वो कोई बंदा बोल देगा कि अगर खालिस्तान नहीं बनेगा तो मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, तो फिर आप मान लेंगे उसकी बात? हजारों वीडियोस ऐसी भी आई हैं जिन्होंने बोला कि अगर ये नहीं बनता तो हम सर्वाइव नहीं कर पाते। और क्यों नहीं मान लेंगे? खालिस्तान बनाने के मूवमेंट में अगर साफ साफ पूछा जाए तो माने किसकी विदेशी ताकतों का माने कितना इसमें सहयोग है? क्योंकि ये हमेशा आरोप लगते हैं, चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, कनाडा की बात करें। देखें, कनाडा, पाकिस्तान, जो भी आप बात करते हैं उसमें कोई एविडेंस तो आपको पेश करने होंगे ना। विदेशी ताकतें कौन हैं, कौन सी हैं? वैसे तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान एलिगेट करता है कि इंडिया सपोर्ट करता है। इंडिया करता भी है बलूचिस्तान में सपोर्ट। ये तो आप कह रहे हैं। नहीं तो इंडिया नहीं करता है। नहीं तो ये तो उसी तरीके का सवाल हो गया कि जिस मैं वही बोल, बांग्लादेश को इंडिया ने सपोर्ट किया था फ्रीडम में। क्यों किया था? अमृतपाल देश के मुद्दों पर एक से बढ़कर एक झूठ बोलता रहा। हमने आपके सामने इसके एक एक झूठ का पर्दाफाश किया। दरअसल अमृतपाल खुद नहीं बोल रहा, उससे बुलवाया जा रहा है। अमृतपाल के पीछे खालिस्तानियों की सोची समझी साजिश है, जो दीप सिद्धू के मरने के बाद इसे हीरो बनाकर भारत भेजा गया। वाह अमृतपाल वाह, तुझे झूठ बोलते शर्म नहीं आती? जिस देश के रक्षक सिख समाज के वीर हों, जिस देश की एयरफोर्स में अकेले फील्ड मार्शल अर्जन सिंह रहे हों, जिन्हें सारा देश दिलो जान से प्यार करता था, जिस देश में मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरिया जैसे वीर योद्धा पैदा हुए, जिस देश की सेना में बीएस धनोआ और केजेएस ढिल्लों जैसे योद्धा हों, उस देश में तुम्हारे देश की सेना और सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठाएं तो शक नहीं यकीन होता है कि तुम भाड़े के आईएसआई के प्यादे हो। जिस देश में हर महीने पंजाब की धरती से वीर सपूत देश के लिए प्राण न्योछावर करने निकलते हों, उस देश में आग लगाने वाली तुम्हारी ये हरकतें नहीं चलेंगी। ये देश हिंदुस्तानियों का है, जहां हर एक को बराबर सम्मान मिलता है। इस देश में जितने अधिकार हिंदुओं के पास हैं, उतने ही सिखों के पास। और तुम जैसे बेशर्म लोग आईएसआई से पैसे लेकर आरोप लगाते हैं कि सिखों के साथ भेदभाव होता है। देश जानता है कि सिख इस देश की आन बान शान हैं, और तुम्हारे जैसे आईएसआई के पैसों पर पलने वाले भाड़े के लोग उन्हें बदनाम कर रहे हैं। ये देश एक बार दंश झेल चुका है और अब नहीं झेलेगा। तुम्हारी एक एक साजिश का पर्दाफाश होगा। अमृतपाल सिंह, तुम्हें बढ़ावा देकर आईएसआई एक कट्टर सांप्रदायिक नेता खड़ा करना चाहती है। अचानक पंजाब में सक्रिय होने के पीछे आईएसआई की अहम भूमिका है। एक अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है
कि अमृतपाल को खालिस्तानी टीवी से जुड़े ब्रिटेन के कट्टरपंथी नेता अवतार सिंह खांडा का समर्थन है और वो आईएसआई के संपर्क में है। आईएसआई सोशल मीडिया के माध्यम से 18 से 25 साल के युवा सिखों को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भारत में सिखों पर कथित अत्याचार और दमन की झूठी तस्वीरें दिखाकर टारगेट कर रही है। ऐसी पोस्ट पर कमेंट्स भारत के पंजाब से नहीं बल्कि पाकिस्तान के पंजाब से होते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय गृह मंत्रालय पंजाब की स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। पता लगाया जा रहा है कि आखिर अमृतपाल सिंह को कहां से फंडिंग आ रही है। अमृतपाल के पास इतना पैसा कहां से आया कि वो पंजाब की सरकार को हिलाने लगा है। वो रातों रात चर्चा में आकर बुद्धिजीवी बन गया है, सिखों के लिए अलग देश की लड़ाई लड़ने लगा है। ध्यान से सुनो अमृतपाल सिंह, सिख हमेशा से भारतीय थे, हैं और रहेंगे। मैं बोलता हूँ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से स्टेट को बहुत हमारा 1.5-2 लाख लड़के जो थे फेक एनकाउंटर्स में मारे गए। वो क्या था? दिल्ली की सड़कों पे जो कुछ हुआ वो क्या था? सिखों के खिलाफ जो जेनोसाइड हुआ वो क्या था? वो किसने किया था? उसमें इसके आगे हम आपको सुना नहीं सकते। इसके आगे सुनाना देश हित में नहीं है। तो सब मतलब आपको लगता है कि ये इंडियन गवर्नमेंट ही कराती है? एजेंसी ही कराती है और कौन कराएगा? क्यों कराएंगे एजेंसी में? क्योंकि वो सिखों को खत्म करके सिखों इसके आगे हम आपको सुना नहीं सकते। इसके आगे सुनाना देश हित में नहीं है। तो ये सिखों की ट्रीटमेंट थी कि सिखों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर आप इसको नहीं मानते तो वो अलग बात है। नहीं, हमारे मानने न मानने से नहीं होता। एक समाज जिस समाज की बात आप करते हैं, जिस देश में आप रहते हैं, वहाँ का सरकार, वहाँ का संविधान, इन सब चीजों को मानना, जिस समाज के लिए आप बात कर रहे हैं उस समाज को आपके लिए एक्सेप्ट करना, आपको एक्सेप्ट करना, या समाज सरकार को एक्सेप्ट करती है, तो ये सारी चीजें तब मायने रखती है। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि 1980 के दशक में जिस तरीके से भिंडरावाले के कारण जो माहौल क्रिएट हुआ, नहीं वो मैं कहता हूँ वो सारा माहौल इंदिरा गांधी नहीं, ऐसा क्यों बनेगा? तब गोल्डन टेम्पल पे अटैक ना करते तो कुछ ना होता। तो अब इनका इरादा है कुछ ऐसा करने का? नहीं, वो तो फिर जिस तरीके का उस समय माहौल बना, माहौल तो बनाया जाता है ना। मीडिया भी माहौल बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है।